अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का यूनिट 10 मेमोरी के मेमोरी होता क्या है। आज के हमारे यूनिट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन मेमोरी, डिफाइन एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ मेमोरीज, डेमोन्स्ट्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस फॉर फॉरगेटिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब तीन हमारे पास ऑब्जेक्टिव है और सिर्फ हमने इसके बारे मेमोरी के बारे में देखना है कि मेमोरी क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मेमोरी हम देखते हैं। मेमोरी इज द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू इनकॉर्ड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। मेमोरी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? थिंकिंग प्रोसेस। मतलब कि जब आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो तो उसके बारे में पहले आप सोचते हो, तो आप उस चीज़ को याद रखते हो। मतलब मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी मेमोरी में, मतलब कि वो बात स्टोर हो जाए, इनकोड हो जाए, वो उस चीज़ को रिसीव कर ले, उस इंफॉर्मेशन को याद रखे। जैसे अगर आप अभी ये लेक्चर ले रहे हो, क्लियर, तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके जब एग्ज़ाम्स आएंगे, आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे कि हमने लेक्चर में क्या लिया था, क्या हमने सोचा था इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई थी, क्या हमने मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे थे, वो चीज़ आप देखोगे, उसके बारे में आप सोचोगे तो आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। इट इज़ इसेंशियल फॉर लर्निंग, अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस एंड फंक्शनिंग इन डेली लाइफ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सीखने के लिए। हम नई सिचुएशंस के अंदर नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे होते हैं और हमारी डेली लाइफ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि आप क्लिनिकल पे काम करते हो, आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, बताई जाती है, उसके बाद आप उस चीज़ को मेमोरी में रखते हो ताकि जब नेक्स्ट पेशेंट आए तो आपको बताना ना पड़े। जैसे आईवी कैनुला अगर स्टाफ ने आपको एक दफ़ा बता दिया कि आपने किस तरीके से पास करना है, जब वो आपने आईवी कैनुलेशन कर ली फर्स्ट पेशेंट पे, सेकंड पेशेंट पे, अब थर्ड पेशेंट पे, आपको इतनी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, आपकी इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि आप खुद से वो सारे स्टेप्स को फॉलो करके आईवी कैनुलेशन इजीली थर्ड पेशेंट पे कर सको। टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, ओवरव्यू हम कर लेते हैं। मेमोरी कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड पर्पस। मेमोरी को कैटेगराइज किया गया है उसके मुख्तलिफ टाइप्स में, उसके ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब कितने टाइम तक वो रहती है और उसका मकसद क्या होता है, ड्यूरेशन एंड पर्पस के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। एक तो होती है सेंसरी मेमोरी, सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, फोर्थ वन इज वर्किंग मेमोरी, फिफ्थ वन इज एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट मेमोरी। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं होता क्या है। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? वेरी ब्रीफ स्टोरेज अ फ्यू सेकेंड्स। किसी भी ब्रीफ स्टोरेज को, मतलब कि कोई भी ऐसी कहानी या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन फ्यू सेकेंड्स के लिए आपके पास रह जाए। कैप्चर सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, या तो आप अपने इन्वायरमेंट से उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं सेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो आपने देख लिया, वो आपकी फ्यू सेकंड्स की मेमोरी होती है, बस आपको थोड़ी बहुत रिकॉल होती है। उसके बाद अब आगे पीछे चले जाते हो, क्योंकि रोड पे तो आप मूव करते हो, एक जगह स्टे तो नहीं करते। जब आप मूव करोगे तो वो चीज़ आपके ब्रेन से आउट हो जाती है, तो वो आपकी एक अच्छी खासी मेमोरी नहीं होती कि वो आपको हमेशा ही याद रहेगी। फिर इसमें हमारे पास टाइप्स होती हैं। आइकॉनिक यानी कि विजुअल, जो आप देखते हो, देखते ही फ़ौरन से उसको सेंस कर लेना फ्यू सेकंड्स के लिए। और एक होती है ऑडिटरी, जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो, कहीं पे सॉन्ग्स चल रहे हैं बहुत तेज़ लाउड आवाज़ में, ठीक है, तो वो आपके सेंसरी मेमोरी में आता है। इंपॉर्टेंट फॉर इमीडिएट परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, और फौरी तौर पे ये ज़रूरी होती है कि जो आपकी सेंसरी मेमोरी होती है, जब आप उस चीज़ को विजुअल कर लेते हो या ऑडिटरी कर लेते हो, तो आप उस चीज़ के बारे में परसेप्शन करना स्टार्ट करते हो, या आपकी वो जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आपने कहीं फंक्शन देख लिया, ठीक है, या किसी की शादी देख ली, तो उसके बारे में आपकी जो है थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप रोड पर जा रहे हो और आपने गाने चलते हुए सुन लिए, तो आपकी परसेप्शन अब वहाँ स्टार्ट हो जाएगी कि गाने चल रहे हैं, या तो आप उसके साथ साथ गाना शुरू कर दोगे, क्लियर, या तो आपको लगेगा कि गाने क्यों चल रहे हैं, यहाँ कोई फंक्शन है, यहाँ किसी की शादी है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के सवालात जहन में आते रहते हैं, तो वो आपकी होती है सेंसरी मेमोरी। फिर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? होल्ड्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन 7 to 2 आइटम्स, यानी कि इसके अंदर आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, 7 से 2 चीज़ों के बारे में आप ये जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ड्यूरेशन इसकी होती है 15 to 30 सेकेंड। 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, जैसे आप किसी से मैसेज पे बात कर रहे हो, आपने बस 30 सेकेंड उससे बात की और उसके बाद आपने चैटिंग को क्लोज कर दिया, क्लियर। रिक्वायर्स
रिहर्सल टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर रिहर्सल यानी कि अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हो तो आप उसको दोबारा से सुनोगे। यूज इन इमीडिएट टास्क, एग्जाम्पल फ़ोन नंबर, वही बात आ गई कि अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, क्लियर, आपको आपके सामने वाले फ्रेंड ने जिससे आप बात कर रहे हो एक नंबर सेंड किया, 30 सेकंड की आपकी बात हुई, उसके बाद उसने एक नंबर सेंड किया, आपने वो नंबर देखा, आपने अपनी चैट को क्लोज कर दिया। अब आपको अगर वो नंबर याद रखना है या उस नंबर पर लोड करवाना है या कुछ ऐसा काम है जो आपने उस नंबर पर करवाना है, तो आप चैट ओपन करोगे फौरी तौर पर और उसको रिहर्सल करोगे, यानी कि दोबारा से देखोगे, दोबारा से सुनोगे उस फ़ोन नंबर को और आप अपना काम कर सकते हो। तो वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि हमारे पास वो सेफ भी रहती है, क्लियर, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, लेकिन ड्यूरेशन आपने इनकी याद रखनी है कि कौन सी मेमोरी की ड्यूरेशन क्या है। फिर हमारे पास थर्ड वन आता है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या है? एक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके अंदर एक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ये चलती रहती है। टेम्परेरी होल्ड्स एंड मैनिपुलेट्स इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो टेम्परेरी तौर पे कुछ इन्फॉर्मेशन को ये होल्ड कर लेती है और कुछ इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है, हमें याद दिलाती है। इंपॉर्टेंट फॉर रीजनिंग, लर्निंग, कॉम्प्रिहेंशन। वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जिसका हमारे पास कोई रीज़न होता है, जिससे हम लर्न कर रहे होते हैं या कॉम्प्रिहेंस कर रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं। सेंट्रल एग्जेक्टिव, फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेक्टिकल स्केचपैड। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लास ले रहे हो, क्लियर, आप अपने कॉलेज में जब क्लास ले रहे हो तो आप उस लेक्चर को सुन रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो, वो आपकी वर्किंग मेमोरी होती है। आपकी कॉलेज में कोई ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं जिनका लेक्चर आप ना तो लिखते हो और आप सिर्फ अगर फोल्ड योर आर्म्स करके अगर आप बैठे हो और आप उनको सिर्फ सुन रहे हो, तो वो आपको समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो कोई भी टीचर हो सकते हैं, AHN के भी हो सकते हैं, फार्मा के भी हो सकते हैं, आप उस चीज़ को सुन रहे हो, सुनने के बाद वो आपका रीज़न है ज़रूरी आपके लिए, तो ये आपकी वर्किंग मेमोरी चल रही है, आपका जो ब्रेन है इस चीज़ को स्टोर कर रहा है, चाहे आप उसको लिखो या ना लिखो, चाहे आप उसको देखो या ना देखो। कुछ बच्चे होते हैं हेड डाउन करके लेक्चर को सुन रहे होते हैं और इतने अच्छे से सुन रहे होते हैं कि अगर सामने वाला बंदा अगर एक्टिव भी बैठा है तो उसको इतनी वो चीज़ समझ में नहीं आती जो कि दूसरे वाले पर्सन को समझ आ जाती है। तो इसमें आपका सेंट्रल एग्जेक्टिव क्या होता है? फोनोलॉजिकल लूप। आपकी जो है वो फोनोलॉजिकल मतलब होता है आप सिर्फ उसको देख रहे हो, देखते सिर्फ आंखों से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। विजुअल स्पेशल स्केचपैड, यानी आपने अगर कोई चीज़ लिखी हुई देख ली व्हाइट बोर्ड पर, अगर सर ने कोई ऐसी बात लिखी जो आपने देख ली है लिखी हुई, क्लियर, तो वो आपको याद रह जाती है, वो आपकी वर्किंग मेमोरी में आ जाता है, क्योंकि वो आपका एक्टिव प्रोसेस सिस्टम होता है। चाहे आपके हाथ लिखे या ना लिखे, आपकी आंखें अगर देख लेती हैं, आपकी आंखें पढ़ लेती हैं, तो वो भी आपकी मेमोरी में शुमार हो जाता है। फिर हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जाए जो कि परमानेंटली तौर पर आपके ब्रेन में स्टोर होती है। अनलिमिटेड कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन। इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कि अब कोई भी स्टोरी हो सकती है, कितनी ही बड़ी स्टोरी हो सकती है, किसी की चैटिंग हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, इसकी ड्यूरेशन नहीं होती है, इसकी ड्यूरेशन टिल डेथ तक वो आपको याद ही रहती है। हाँ, आपके अगर कॉग्निटिव प्रोसेस पर कोई ना कोई इफेक्ट ना हो। सब डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट, डेक्लरेटिव एंड इम्प्लिसिट नॉट डेक्लरेटिव मेमोरी। इसको डिवाइड किया गया है डेक्लरेटिव एंड नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके पास ये भी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ABCD तो सबको आती होगी, सही। ABCD हमने कब पढ़ी थी? अगर आपको याद हो, नर्सरी, KG, जब से हम पढ़ते हुए आ रहे थे, क्लियर। 1 में पढ़ी, 2 में पढ़ी, उसके बाद हमने ABCD नहीं पढ़ी, तो आपको ABCD वो आज तक याद है और होप्सो के आगे भी याद रहेगी, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेफ हो गई, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है। रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट, जिसके अंदर कोई एफर्ट हो, जिसमें आप अपनी एफर्ट कर रहे हो, तो जैसे कि एपिसोडिक मेमोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस, जिस काम के अंदर आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो। जैसे अगर आप अभी BSN कर रहे हो ना, BSN में आपको क्लिनिकल का फर्स्ट डे लाजमी याद होगा। BSN में आपको जब आप कॉलेज गए थे उसका फर्स्ट डे आपको लाजमी याद होगा। BSN का वो दिन जिस दिन आपके तमाम सेमेस्टर में से 4 GPA आया था, वो आपको लाजमी याद होगा। तो आफ्टर BSN की मैं बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। तो ये क्यों रह जाएंगी? क्योंकि ये एपिसोडिक मेमोरी में आता है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है। या फिर आता है सेमेंटिक मेमोरी, यानी कि फैक्ट्स एंड नॉलेज। कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसी नॉलेज जो कि आपके ब्रेन में रिटेन कर जाए, जिसको आप बार बार रिकॉल करो। यानी कि अगर मैं अभी आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, क्लियर, आप इसको सुन रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप जब इसको लिख रहे हो, आप इसको सुन रहे हो, जब आपका एग्जाम आएगा तो आप इसको रिकॉल करोगे। हो सकता है मेरी कोई ऐसी बात या मेरी कोई ऐसी एग्जाम्पल आपको एग्जाम्स के दौरान याद आ जाए और आपका MCQs वो राइट हो जाए, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, ये अकेडमिक लर्निंग पे इस्तेमाल की जाती है।
और ये रिकॉल भी हो सकती है। आप अपनी लर्निंग को रिकॉल करोगे, वो आपका आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को भी हमने दो में डिवाइड किया है, ये चीज़ याद रखिएगा। एपिसोडिक मेमोरी कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप करते हो वो आपको याद रह जाता है। सिमेंटिक मेमोरी जो आपके फैक्ट्स एंड नॉलेज होती है वो आपको याद रह जाती है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है? डजेंट रिक्वायर कॉन्शियस रिकॉल, इसके अंदर कोई आपकी कॉन्शियस रिकॉलमेंट नहीं होती। इंक्लूड इसमें होता है प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि आप कोई स्किल्स करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एनजी फीडिंग सीखी, आपने एनजी पास करना सीखी, आपने फॉलिक कैथीटर पास करना सीखा, ये आपकी स्किल्स हैं, ये आपका प्रोसीजरल मेमोरी होता है। क्लियर? प्राइमिंग एंड कंडीशनिंग, जिस कंडीशन में आप काम कर रहे होते हो, जैसे कि आपकी रूटीन क्या होती है, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप अपने रूम में आ जाते हो, जो लोग हॉस्टल में हैं, और जो लोग घर आते हैं वो घर आ जाते हैं रेस्ट करके, उसके बाद इवनिंग ड्यूटी पे जाते हैं, या फिर वो घर आने के बाद रेस्ट करके कोचिंग लेते हैं, उसके बाद नाइट ड्यूटी पे जाते हैं। तो ये आपकी कंडीशनिंग चलती है, ये आपकी रूटीन चल रही होती है, ये आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। इसके अंदर कोई आपका कॉन्शियस रिकॉल नहीं होता, इसमें कोई आपको वो नहीं कहा जाता कि आप अपने इन चीज़ों को याद रखें, या आपके हमेशा के लिए ही एक रूटीन बन जाती है कि आपने उस रूटीन को फॉलो करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल स्किल्स के लिए और आपकी रूटीन्स के लिए। एप्लीकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस, एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी एड इन शिफ्ट रिपोर्ट्स। अब एप्लीकेशन यानी कि नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और जो वर्किंग मेमोरी होती है, जब हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं। क्लियर? तो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर के राउंड पर आने से पहले किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखी, आधे घंटे बाद डॉक्टर राउंड पर आए, उन डॉक्टर ने आपसे सवाल किया कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, आपने रिपोर्ट्स देखी, ठीक है, तो आप उनको फौरी तौर पे बता सकते हो कि पेशेंट को एनीमिया है, ठीक है, पेशेंट के जो ल्यूकोसाइटोसिस है, ल्यूकोसाइटोपिनिया है, पेनसाइटोपिनिया है, जो भी आपने रिपोर्ट्स में देखा आप फौरी तौर पे बता सकते हो, क्योंकि वो आपकी वर्किंग मेमोरी भी थी और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी थी। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, हेल्प्स करती है आपको अप्लाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आप अपनी थ्योरी को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने 2 महीने पहले क्लास ली थी जिसमें आपने ये सीखा था कि आप जो है पेशेंट की काउंसलिंग किस तरीके से करोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसकी 24 घंटे के बाद सर्जरी है, तो 24 घंटे, और अगर वो पेशेंट डर रहा है सर्जरी से, तो उन 24 घंटे के दौरान अगर आपकी ड्यूटी नाइट में लग जाए और पेशेंट की सर्जरी सुबह में है, तो आप उसको किस तरीके से काउंसिल करोगे, प्री काउंसलिंग क्या होगी, पोस्ट काउंसलिंग क्या होगी। क्लियर? तो आपने उसको जो काउंसलिंग करनी है, तो ये काउंसलिंग आपको बताई गई थी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज में, बाकायदा आपने क्लास में बैठ के नर्सिंग नोट्स बनाए थे इस चीज़ के बारे में। आपने टीचर से सवाल किया था कि हम कैसे पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं, हम कैसे उसका डर खौफ ख़त्म कर सकते हैं, हम कैसे उसको बता सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, सर्जरी के नुकसानात क्या हैं, सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं, सारी चीज़ें आप पेशेंट को बताओगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। प्रोसीजरल मेमोरी क्रिटिकल फॉर स्किल बेस्ड टास्क। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और ये स्किल बेस्ड टास्क होता है कि आपने कोई स्किल की है और आप स्किल में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बीएसएन में जिनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जैसे आईवी कैनुलेशन वो फौरी तौर पर कर लेते हैं, फॉलिक कैथीटर फौरी पास कर लेते हैं, एनजी फीडिंग करवा देते हैं, एनजी ट्यूब लगा देते हैं, तो उनको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनको ये चीज़ें आती हैं। जैसे आपको फिंगर टिप पे अपना नाम याद है, इसी तरीके से उन स्टूडेंट्स को अपने स्किल्स, प्रोसीजर, प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर भी याद है, सारी चीज़ें उनको याद रहती हैं। इफेक्टिव मेमोरी सपोर्ट्स क्लिनिकल जजमेंट। इफेक्टिव मेमोरी जो होती है वो सपोर्ट करती है आपकी क्लिनिकल जजमेंट में। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई काम कर लिया, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि जैसे पेशेंट को आपने काउंसिल कर लिया, आप अपने पेशेंट से मुतमईन हो, आपने सारा काम कर लिया, अब आप अपनी जजमेंट करोगे कि जब मैं आया था ड्यूटी पर तो फिर मैंने किस कंडीशन में पेशेंट को लिया था, किस कंडीशन में रिसीव किया था, या पोस्ट ऑफ पेशेंट को रिसीव किया था, उस वक्त उनकी कंडीशन क्या थी, ठीक है, और अभी उनकी कंडीशन क्या है। तो ये इफेक्टिव होती है, जिसका इफेक्ट आपके मेमोरी पे पड़ रहा होता है, कि इसमें जो इफेक्टिव मेमोरी होती है इसका असर आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रोसीजर और आपकी वर्किंग मेमोरी, तमाम की तमाम मेमोरी का इफेक्ट होता है। क्योंकि जब आप जजमेंट करते हो तो जजमेंट करने से पहले हम असेसमेंट, ठीक है, डायग्नोस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आप सारी चीज़ों को फॉलो करोगे कि आपने क्या पढ़ा था, क्या जो आपने पढ़ा था वही अप्लाई किया है, क्या जो आपने सोचा था वही अप्लाई किया, क्या जो आपको बताया गया वही अप्लाई किया, क्या जो आपको आता था वही अप्लाई किया। क्लियर? तो इफेक्टिव मेमोरी सपोर्ट करती है आपकी क्लिनिकल जजमेंट को। इंट्रोडक्शन टू फॉरगेटिंग। अब हम फॉरगेट की तरफ आ जाते हैं, यानी कि भूल जाना। फॉरगेटिंग रिफर्स टू द इनएबिलिटी टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी।
फॉरगेटिंग क्या होता है इसके अंदर, यानी कि भूल जाना, बातों को याद ना रखना, या अपनी चीज़ों को याद ना रखना, या फिर लेक्चर्स को याद ना रखना। कोचिंग के हवाले से अगर हम देखें, क्लास के हवाले से देखें, तो काफ़ी सारी जगहों पे फॉरगेट का वर्ड यूज़ होता है। अब फॉरगेट क्या रिफर करता है कि इनएबिलिटी होती है पेशेंट के अंदर कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को परसीव नहीं कर सकता। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड कैन अकर ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल रीजंस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस कैसे, कुछ लोगों को शुरू से ही आदत होती है भूलने की, कि वो हर छोटी छोटी चीज़ जो होती है उसको भी भूल जाते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी भूल जाते हैं। कुछ ये इफ़ेक्ट करती है, आपके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी करती है और बायोलॉजिकल इसके रीजंस भी होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद भुलाना चाहते हैं, ताकि जैसे किसी का पास्ट ऐसा है ताकि उसको भुला के आप प्रेजेंट में जी सको और फ्यूचर के लिए काम कर सको, ठीक है। कुछ आपके साइकी पे इफेक्ट करती हैं। तो फॉरगेट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को भूल जाना। रिट्राइवल फेलियर, रिट्राइवल फेलियर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड बट टेम्परेली इनएक्सेसिबल। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड तो होती है लेकिन टेम्परेरी तौर पे इनएक्सेसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन और ड्यू टू लैक ऑफ रिट्राइवल कॉज। एग्जाम्पल, टिप ऑफ द टंग फेनोमेनन। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है लेकिन टेम्परेरी तौर पे वो आपको याद नहीं आती, सही। मतलब जब आपको किसी आप ऐसे सिचुएशन में चले जाते हो तो वो चीज़ आपको याद नहीं आती, और अगर उसी सिचुएशन में सामने वाला चला जाए तो आप बड़े बड़े ज्ञान देते हो उनको कि आप ऐसा कर लेते, आप वैसा कर लेते, जबकि वो कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आती। तो ये कॉमन है कि हम उस वक्त इस सिचुएशन में स्ट्रेसफुल ज़्यादा होते हैं, या फिर हमें चांसेस होते हैं कि लैक ऑफ रिट्राइवल क्यूज़ के कुछ भी ऐसा हो सकता है, या हमारे दिल के अंदर कोई ऐसा डर खौफ होता है कि जिसकी वजह से वो हमें याद नहीं रहता। टिप ऑफ द टंग फेनोमेनन, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो कि हमारी ज़बान पर ही रहती हो और ऐसी सिचुएशन आई कि वो हम भूल ही गए, हमें याद ही नहीं रहा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपके पास आता है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या है, मेमोरी इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन वन मेमोरी कंपीट्स विद अनदर। मेमोरी इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब एक मेमोरी को आप दूसरी के साथ कंपीट करते हो। अब इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर विथ न्यू वन, यानी कि अब कोई पुरानी चीज़ें, सही, आप उसको न्यू के साथ कंपीट करने की कोशिश करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप पहले स्कूल जाते थे, केजी क्लास में थे, ठीक है, या आप छोटे थे, शरारत करते थे। आज अगर आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को देखते हो तो आप अपनी मेमोरी को उनके प्रेजेंट के साथ क्या करते हो, कंपीट करते हो, तो वो आपकी न्यू मेमोरी बन जाती है। एक होता है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफेरेंस विद ओल्ड मेमोरीज। इसी को यहाँ पर उलट ले लें, जब आप अपने बच्चों को समझा रहे हो कि देखें स्कूल इस तरीके से जाते हैं, रोते नहीं है, पढ़ते कैसे हैं और रेस्पेक्ट किस तरीके से करते हैं। मैं अपने स्कूल के टाइम पे क्या करता था, मैंने किस तरीके से रेस्पेक्ट दी थी, मैं स्कूल चुपचाप जाता था, रोता नहीं था, होमवर्क टाइम पे करता था। तो आप अपनी मेमोरीज को, मतलब स्टोरीज को शेयर करना, और आप अपनी मेमोरीज को उसके साथ क्या करते हो, कंपीट कर रहे होते हो। तो वो होता है इंटरफेरेंस थ्योरी, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हो। अपने बच्चों को ले लें या फिर आप कोई भी इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर, तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रो का मतलब क्या होता है, ओल्ड टू न्यू वन, ठीक है। आपको पता है ना कि अभी आईफोन 7, आईफोन प्रो 7, क्लियर, इस तरीके से अगर होगा आईफोन 13 प्रो मैक्स, प्रो 13, सही, इस तरीके से। मतलब प्रो का मतलब होता है न्यू चीज़ है, और रिट्रो पहले पीछे की तरफ, यानी कि ओल्ड वन के साथ उसको चेंज करना। डिके थ्योरी, डिके थ्योरी में क्या होता है, सजेस्ट दैट मेमोरी ट्रेसेस फेड, डिसअपेयर ओवर टाइम व्हेन नॉट असेस्ड, मोर रेलिवेंट टू शॉर्ट टर्म मेमोरी बट कैन अप्लाई टू लॉन्ग टर्म अंडर सम कंडीशन, यूज इट और लॉस इट प्रिंसिपल। इसके अंदर हम दो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जो डिके थ्योरी होती है हमें सजेस्ट करती है कि ऐसी मेमोरी को हम ट्रेस कर रहे होते हैं, फेड, जो कि डिसअपेयर होती है, गायब होती है, ओवर टाइम व्हेन नॉट असेस, जब उसका काम नहीं होता, हम उसको एक्सेस नहीं करते, तो ओवर टाइम वो डिसअपेयर होती है, वो हमारी नीड में भी नहीं होती। और मोर रिलेवेंट ये करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से, या तो कोई ऐसी मेमोरी है जिसको हमने देखा और अब फौरी तौर से वो डिसअपेयर हो गई, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में भी अप्लाई हो सकती है कुछ कंडीशन में, कि 2 दिन पहले आपने कोई चीज़ देखी थी, 2 दिन बाद अगर आपने कोई चीज़ देखी, आप उसके साथ उसको रिलेट कर रहे हो, आपकी मेमोरी रिकॉल हो गई। क्लियर, यूज इट, हम उस चीज़ को बार बार यूज इट के नाम से भी यूज़ कर सकते हैं। यूज इट एक फॉर्मूला के तहत इस्तेमाल किया जाता है। यूज इट दिस वर्ड एंड दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, दिस लेक्चर, दिस कंडीशन एंड प्रिंसिपल्स। उसके लॉस इट का मतलब होता है कि जो चीज़ आप खो चुके हो, लॉस इट, आई लॉस इट दिस, आई लॉस इट दिस, यानी कि मैं किसी चीज़ को इस्तेमाल भी कर रहा हूँ और मैं किसी चीज़ को भूल भी गया। दोनों चीज़ों के दरमियान आप उस चीज़ को कंपेयर करते हो, वो आपकी डिके थ्योरी होती है। डिके का मतलब होता है डिसअपेयर हो जाना।
फिर आपके पास आता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या होता है? इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली और अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग डिस्ट्रेसिंग मेमोरी, includes repression unconscious and suppression conscious, common in traumatic experiences। देखो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या होता है, इसके अंदर डेलिब्रेट हो जाता है पेशेंट और अनकॉन्शियसली तौर पर जो उसकी डिस्ट्रेसिंग मेमोरी होती है, यानी कि वो जो डिस्ट्रेस होता है उसको वो भूलना शुरू करता है। अब पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है ये उस कंडीशन में भी हो सकता है, पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और ये आम तौर पर कब होता है? जब पेशेंट के साथ कोई ट्रामा हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद उसको चीज़ें याद नहीं आती फौरी तौर पे, जो उसके सामने होती हैं अक्सर उन चीज़ों के बारे में भी वो ठीक से नहीं सोचता, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट की जो है याददाश्त पे फ़र्क पड़ चुका है। तो वो होता है आपके पास मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। एक क्लिनिकल सिनेरियो आपके पास मौजूद है। मिसिस अहमद, अ 60-year-old फीमेल, इज एडमिटेड विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। मिसिस अहमद यानी कि मिस्टर अहमद की वाइफ है, 60-year-old फीमेल पेशेंट है, एडमिट हुई है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ। शी हैज़ बीन फॉरगेटिंग टू टेक हर इंसुलिन डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड रिपीटेडली। वो अपनी इंसुलिन लेना भूल चुकी हैं। She remembers older instruction but struggles to recall recent changes to her regimen। उनको पुरानी इंस्ट्रक्शंस तो याद हैं, जो पुरानी इंस्ट्रक्शन उनको स्टाफ ने दी है वो चीज़ें तो उनको याद हैं, बट लेकिन वो आगे स्ट्रगल कर रही हैं कि जो रिसेंट चेंजेस आ रही है उनके डोज में, उनके टाइम में, उस चीज़ को वो रिकॉल करें, जबकि वो उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रही। उनको पुरानी चीज़ें सारी याद हैं लेकिन वो न्यू चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रही। रिट्राइवल फेलियर इन प्रैक्टिस। अगर हम इसी सिनेरियो को देखें तो रिट्राइवल फेलियर इन प्रैक्टिस की अगर बात करें, मिसिस अहमद हैज़ द नॉलेज स्टोर्ड बट फेल्स टू रिट्राइवल इट एट द राइट टाइम। यानी कि मिसिस अहमद के पास जो है वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है कि इंसुलिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, क्लियर, लेकिन वो अपनी मेमोरी को उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है? लैक ऑफ क्यूज, या तो उनको कोई डर हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, या तो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं। नर्सिंग रोल, आपका रोल क्या होगा? यूज़ विजुअल एड्स, क्या आप उनको कोई विजुअल चीज़ें दिखा सकते हैं, क्लियर, रिमाइंडर करवा सकते हैं उनको, एंड काम रीइंफोर्समेंट। और रीइंफोर्समेंट हमने कल पढ़ा था कि उनको रिपीटेडली बार बार उस चीज़ का याद दिलाएं। हमने दो चीज़ें देखी थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप उसको बार बार याद दिलाएं, रिपीटेडली उनसे क्वेश्चन करें, इंसुलिन क्या है, किस लिए देते हैं, आपको शुगर है, कब से है, ठीक है, ये चीज़ें आप पूछेंगे तो उनको वो चीज़ें रिकॉल हो सकती हैं। इंटरफेरेंस, ओल्ड वर्सेस न्यू इन्फॉर्मेशन। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ओल्ड इंसुलिन इंस्ट्रक्शंस इंटरफेयर विथ न्यू वन। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या हो रहा है कि ओल्ड इंसुलिन इंस्ट्रक्शन को न्यू वन के साथ इंटरफेयर किया जा रहा है, क्योंकि मिसिस अहमद को पुरानी वाली यादें, न्यू वन उनको याद नहीं आ रही और वो रिकॉल करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि ओल्ड इंसुलिन इंस्ट्रक्शन को वो न्यू वन के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? न्यू डाइटरी एडवाइस में कंफ्यूज है प्रीवियस रूटीन। अगर उनको डॉक्टर ने कोई न्यू डाइट बता दी तो वो उनको कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि उनकी प्रीवियस रूटीन में वो चीज़ मौजूद नहीं थी, तो ये उनका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, नई चीज़ आके उनकी पुरानी चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है। तो नर्सिंग रोल आपका क्या होगा? क्लैरिफाई इंस्ट्रक्शन विथ चार्ट्स एंड कंसिस्टेंट टीचिंग। आप कोई उनको चार्ट दिखाएंगे, क्लियर, और यानी कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए हम चार्ट्स बनाते हैं, अक्सर जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर ये लगे हुए भी होते हैं ताकि हम पेशेंट को दिखा दें विजुअली तौर पर। कुछ चार्ट्स होते हैं, ठीक है, डाइटिशियन चार्ट्स होते हैं, इंसुलिन चार्ट्स होते हैं, ताकि हम उनको बता सकते हैं कि रेजिमेंट वगैरह आपका क्या है, यानी कि टाइम, डोज एंड आपका शेड्यूल क्या चलेगा। तो आप इंस्ट्रक्शन को क्लेरिफाई करेंगे चार्ट दिखाकर, और कंसिस्टेंट यानी कि उनकी टीचिंग करेंगे, आप उनको काउंसिल करेंगे। फिर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग आपके पास दोबारा आ जाता है। मिसिस अहमद अवॉइड्स टॉकिंग अबाउट हर इंसुलिन ड्यू टू फेयर ऑफ निडल्स। मिसिस अहमद को डर है निडल्स का, तो वो इसीलिए इंसुलिन के बारे में बात करने से अवॉइड कर रही हैं, क्लियर। मैं अनकॉन्शियसली फॉरगेट टू मैनेज हर कंडीशन। वो अनकॉन्शियसली जो है इस चीज़ को भूल चुकी हैं और अपनी कंडीशन को मैनेज नहीं कर पा रही। तो नर्सिंग रोल आपका क्या होगा? प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। आप उनको काउंसलिंग लगातार करते रहेंगे, साथ साथ आप उनको इमोशनल सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि जब तक आप पेशेंट को सपोर्ट नहीं देंगे, इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, बायोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट आपको कुछ भी नहीं बताता प्रॉपरली तौर पर।
एंड ऑफ द स्टोरी हमारे पास समरी क्या निकलती है, मेमोरी एक क्रूशियल कॉग्निटिव फंक्शन होती है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को परसीव कर सकें, स्टोर कर सकें। हमने 3 मेन टाइप्स पढ़ी थी इसकी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉरगेटिंग हमने देखा कि फॉरगेटिंग जो है किस चीज़ का नतीजा होता है, इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर, डिके, रिट्राइवल फेलियर होता है और मोटिवेशन फेलियर होता है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट पीपीटी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।